So today we are discussing political imprisonment or political prisoners. अब पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं देन रेस्ट ऑफ द प्रिजनर्स एंड इम्प्रिजनमेंट। जैसे नॉर्मली आपको इम्प्रिजन किया जाता है क्योंकि आपने कोई क्राइम किया है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्राइम होता है पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट में वो होता है जिसको हम कहते हैं कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, तो सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस गो टू द रेलिवेंट आर्टिकल्स। The relevant articles Well, are hello. sir, it's not only about the government at all, it's also about the nation as well. मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर कोई इन्वॉल्व हो तो तब भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ना, और स्टेट का काम ही है कि नेशनहुड को जो है मेंटेन करे। ऐसे भी नेशन वर्ड जो है पॉलिटिकल स्फीयर में यूज नहीं करना चाहिए। नेशन इज मोर कम्युनिटेरियन। आपको स्टेट यूज करना चाहिए जो कि पॉलिटिकल होता है। ठीक है, तो अभी तो सोशलॉजी या इस तरीके की बेसिक डिफरेंसेस नहीं जानते हैं, तो नेशन और स्टेट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जो स्टेट है दैट इज द पॉलिटिकल यूनिटी जिसके अंडर में हम हैं, और नेशन जो होता है वो एक तरीके से आप देखो तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, कम्युनिटी के बारे में बात करता है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं वो, और हालांकि दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं कुछ जगहों पे, बट फिर भी अलग है, मीनिंग उसका अलग है। बट चलो अभी रेलिवेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 7 कहता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। All are entitled to the equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. 9 कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। आप देखोगे पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट में ये तीनों चीजें बहुत होती है। और आर्टिकल 10 कहता है एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग, जो कभी कभार नहीं होती है बहुत सारे देशों में। हमारे देश में होती है लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में नहीं होती है। बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको कि वायलेट करता है पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात की जाती है। कौन होता है पॉलिटिकल प्रिजनर? पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट किनको किया जाता है? पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट या पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो लोग बनते हैं जिन्होंने कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट किया है, या गवर्नमेंट के पॉलिसीज को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई ये नहीं मानता है कि भारत सरकार ने जो कहा है उसको मैं मानूंगा क्योंकि भारत हमारी सरकार ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ कुछ पॉलिसीज को जो है हम पसंद नहीं करते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी फॉर दैट मैटर फार्मर्स का स्ट्रगल चल रहा है, या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट के किसी भी उसके लिए कुछ कुछ होता है, तो तब जो वो इम्प्रिजनमेंट होता है ना, इनको जो है हम नॉर्मली पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश में जैसे कि हाउस अरेस्ट होता है ना, क्योंकि वो जो है लोग सरकार या सरकार की नीतियों को नहीं मानते हैं, या सरकार के औचित्य को या उसके वर्चस्व को नहीं मानते हैं, तो ऐसी जगहों पर भी जो है उसको पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। तो हम बात करते हैं, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए, तो वो चीज़ मैं बताता चलता हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए जो है अभी ये मेरे ख्याल से सलील शेट्टी सेक्रेटरी जनरल नहीं है, ये पुराना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत काम करती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, शायद सलील शेट्टी अब नहीं है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जिसको एआई कहते हैं, इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको पीटर बेनिसन ने बनाया था। इसका मोटो है इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। और ये जो है ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए काम करती है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी दो टाइप के होते हैं, हम उन दोनों टाइप को भी डिफाइन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। बट एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट में बहुत आवाज उठाती है। हालांकि वो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो जो है सरकार या पॉलिटिकल प्रिजनर का साइड नहीं लेती है, जैसे कि लिखते भी हैं लोग। It draws attention to human rights abuses and campaigns for compliance with international laws and standards. ठीक है, it works to mobilize public opinion to put pressure on government that let abuse take place, and the core principle of Amnesty International to focus on prisoners of conscience. अब ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। Who are prisoners of conscience? Prisoners of conscience वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी
कोई वायलेंस नहीं किया सरकार के अगेंस्ट में, लेकिन उनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के चक्कर में, है ना, उनको सरकार ने बंदी बना लिया, तो वो बनते हैं प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है, those who have never resorted to any kind of violence against the government or the state are considered and have been imprisoned are called as prisoners of conscience। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि इनको जल्द से जल्द और मतलब बगैर किसी ट्रायल के छोड़ना चाहिए। ये है प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस की डेफिनेशन भी। इट कैन रेफर टू एनीवन imprisoned because of their race, sexual orientation, religion, or political views. It also refers to those who have been imprisoned and or prosecuted for non-violent expression of their conscientiously held beliefs। देखिए, हमारे देश में तो उतना नहीं है प्रॉब्लम। बहुत सारे देशों में आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका रेस, आपका रिलीजन, आपका पॉलिटिकल व्यू भी जो है आपको इम्प्रिजन करवा सकता है, आपको जो है जेल में डाल सकता है, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन हैं या उस तरीके के पर्सन हैं या इस तरीके से सोचते हैं या इस तरीके से आपके व्यूज हैं। तो उनके खुद के कॉन्शियंस है, मतलब उनकी खुद की कोई बिलीफ या प्रिंसिपल्स हैं, उसके अगेंस्ट में अगर मतलब उसके कारण से जो है सरकार जो अगर उनको बंदी बनाती है तो उनको प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस कहा जाता है। मैं चलता हूँ आगे, आप लोग देखिएगा। जैसे ये जो महिला है, अभी ये फिर से इनको जो है बंदी बना लिया है म्यांमार के गवर्नमेंट ने। एंड ये जब बर्मा में या म्यांमार में जब ये हेल्म ऑफ अफेयर्स इन दी पॉलिटिकल अरीना थी, तो इन्होंने जो है रोहिंग्यास को अपने देश से भगाया था, अगर आपको पता हो तो। हर नेम इज ऑन्ग सैंग सुई की एंड शी इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आई गेस सो। एंड उनके फादर भी जो हैं वो वहाँ पे पॉलिटिकल सत्ता में थे म्यांमार में। एंड शी इज अ वेरी नोन लेडी इन दिस स्फीयर। हालांकि शी वॉज फेमस, शी वॉज ऑल्सो अ नोबल लॉरिएट, उनको मेरे ख्याल से नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ था। और साथ में उनके सारे डिग्रीज और सारी चीज़ों को जो है डिसरिगार्ड किया गया, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज अगेंस्ट दी रोहिंग्यास जो है वो काफी क्वेश्चनेबल रहा अपने टाइम पे। बट इनको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस का स्टेटस मिला हुआ था एक जमाने में, है ना। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल या मेनी पीपल लाइक दीज, जैसे नेल्सन मंडेला को कभी नहीं मिला, लेकिन नेल्सन मंडेला की वाइफ को मिला हुआ था एक जमाने में। तो ऐसे बहुत सारे हैं इश्यूज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कभी कभार कहते भी हैं कि प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस अपने आप में भी जो है एक से कहना चाहिए कि प्रोटोकॉल है, कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है एंड सो ऑन। तो है इश्यूज, बट ठीक है, हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका सबसे बड़ा काम और सबसे क्लियर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। Amnesty International neither supports nor condemns the resort to violence by political opposition groups in itself, just as AI neither supports nor condemns a government policy of using military force in fighting against armed opposition movements. However, Amnesty International supports minimum humane standards that should be respected by governments and armed opposition groups alike. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि एक मिनिमल स्टैंडर्ड है जिसको कि बीच में रख के आपको एक दूसरे से जो भी विचार विमर्श या वार्ता करना चाहिए। तो these are certain important things which you should understand कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दो देशों के बीच में या देश के अंदर ही किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या वो लोग जो है काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दोनों तरफ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये सही है और होना चाहिए। दोनों ही जगहों पे जो है बहुत अच्छे अच्छे डिबेट्स मिलेंगे आपको और आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे कि एक तरफ सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट है, दूसरी तरफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ना। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसको हम कहते हैं कि मानवता पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को क्या कहते हैं, अमानवीय करके कुछ कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपने आप में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वही है कि ऐसे इंटरवेंशंस कभी कभार जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं इसको कभी कभार, मैंने बताया भी था आपको। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बार बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को काफी फायदा पहुंचाती है। बट अगेन, जैसे मैंने बोला कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से नहीं है।
मैं इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। आपको पता होगा कि बहुत सारे देशों में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है ना? हमारे देश में नहीं है। उसका रीजन क्या है ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ। पर कॉन्स्क्रिप्शन, बेसिकली इसको कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। कॉन्स्क्रिप्शन इज द कंपलसरी एनलिस्टमेंट ऑफ पीपल इन सम सॉर्ट ऑफ नेशनल सर्विस, मोस्ट ऑफन इन मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है ना? तो देर आर एटलीस्ट 30 कंट्रीज जिसमें हैं। आप कंट्रीज के नाम देख सकते हो, मेक्सिको, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, कुवैत, सेशल्स, सिंगापुर, थाईलैंड, टर्की, इसराइल, ईरान, बहुत सारे देशों में। कॉन्स्क्रिप्शन इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग बिकॉज ऑफ कॉन्शियस ऑब्जेक्शन। अब आपको ये भी नहीं पता होगा व्हाट इज कॉन्शियस ऑब्जेक्शन, मैं इस पे आता हूँ। टू सर्विस और बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन टू सर्विस for the disliked government or an unpopular war, and because it violates individual rights, those conscripted may evade services sometimes by leaving the country. ये भी चीज है। अब कॉन्शियस ऑब्जेक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझते हैं। हमारे देश में आपको पता होगा कि मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है ना? कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं अभी ऐसे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा तो लंबा चलूंगा, पर फिर भी पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? जरा मैं इसका प्रेजेंटेशन बंद करके देखूं। हाथ उठाइएगा, आप लोग के पास रेज हैंड का ऑप्शन है, ठीक है? तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट देयर शुड बी, ओके, 2-3 लोगों ने उठाया है और भी कुछ लोग उठा रहे हैं। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? बाकी लोग हाथ नीचे कर दीजिए जिन लोगों ने पहले उठाया था। ओके, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ये कितने लोग मानते हैं? ओके ओके, चलो, बहुत सारे लोगों ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए इसके लिए भी हाथ उठाया है, और बहुत सारे लोगों ने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए भी उठाया। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका पर्सनल व्यू है। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं है हमारे देश में? Why we do not have compulsory military training in our country? पॉपुलेशन एक रीजन हो सकता है सर इसके। नहीं, ये तो अच्छी बात इससे मिलिट्री बजट इतना होगा नहीं कि सबको सैलरी दे सके। है। लेकिन सर चाइना में तो है। सर सैलरी देने के लिए बजट होना भी चाहिए। इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ की मतलब कोई भी मतलब किसी को भी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है वहाँ की, चाहे वो राष्ट्रपति का लड़का हो या। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको क्या मिलती है, डू नॉट गिव मी फैक्चुअल डेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे देश में सर क्यों वी नहीं आर होता? नॉट अ कंट्री एट कांस्टेंट वॉर्स, तो शायद हमें जरूरत नहीं है। जितना होना चाहिए उतना आई थिंक आर्म फोर्स होंगे, इसलिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद डिफेंस सर्विसेज में था, और जब मैं डिफेंस सर्विसेज छोड़ के आ रहा था तो एटलीस्ट 17,000 पोस्ट्स ऑफ ऑफिसर्स, मैं ये क्या बोलते हैं, सूबेदार, नायब सूबेदार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर्स एंड ऊपर के पोजीशंस की बात कर रहा हूँ। 17,000 पोजीशंस वर एम्प्टी और अनफिल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सीडीएस, एनडीए, एफकैट, दुनिया जहान के यूईएस और ये सब चीजें करवाने के बाद भी डिफेंस सर्विसेज के खाने भर नहीं पाते हैं। आपको पता है ये सच्चाई है। सर मे भी उनको बेस्ट मैन ही पिक करने हो फिर इस मतलब प्रोसेस के लिए। वो तो क्या बोलते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, कमीशन्ड ऑफिसर्स। कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली एक पोजीशन और एक सर्टेन लेवल ऑफ दिमाग चाहिए होता है, तभी आप पहुंच सकते हो, बन सकते हो, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डिफेंस की सीट्स खाली हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि डिफेंस में जगह नहीं है। डिफेंस वालों को लोग नहीं मिल पाते, वो चीज है। बट चलो वो तो छोड़ दो, अभी ये सब चीजें छोड़ दो। मुझे ये जो आपने जितने भी रीजंस बताए, इनमें से कोई भी रीजन नहीं जिसके कारण से हमारे देश में कॉन्स्क्रिप्शन नहीं। सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सर बहुत सारे राइट्स वगैरह दे दिए गए हैं, तो मतलब ये हो सकता है कि अब मेरा मन नहीं है मिलिट्री में, तो ये हो सकता है कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो ना अपने कंट्री में। अब जो है रास्ते पे आ रहे हो। नाउ दिस इज द राइट थिंग व्हिच यू आर टेकिंग आउट। देखो मैं सारे लोगों को बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है?
और ऐसा नहीं है कि हम वॉर में नहीं है किसी देश के साथ, तो इसके कारण से जो है हमें मिलिट्री में लोगों की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें नहीं है आंसर। आंसर ये है जो अभी सोमेश ने कहा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास ये अधिकार है कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके के जॉब के लिए। अगर 6 महीने 1 साल का कॉन्स्क्रिप्शन होगा तो इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू एंड दैट इज अ फोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, मे बी इट विल बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। हमारे डिफेंस सर्विसेज में कौन लोग नहीं होते हैं, या कौन सी कौम नहीं होती है? बहुत ज्यादा एक्चुअली कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन आप अगर उसको कंट्रोवर्सी के फॉर्म में देखोगे तो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो। मुझे या बहुत सारे लोगों को इनिशियली ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस कितने सारे एडमिरल्स भी रहे हैं क्रिश्चियंस, मतलब संख्या भी है ठीक ठाक, सिर्फ ये नहीं कि 1% आ गया। नॉर्मली लोगों को लगता है गुजराती पीपल, जब दोज हु हैव फाइनेंशियली सिक्योर, वो कम ही होते हैं, मतलब दोस कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, उनमें उन कम्युनिटीज से कम रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये देखो अजय सिंह सलाथिया ने आंसर दिया है, एकदम प्रॉपर परफेक्ट आंसर। देखिए, आप इस चीज को समझिए, जैनिज्म अपने आप में एक नॉन वायलेंट रिलीजन है, तो उनके लोग कभी भी वायलेंट सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। एक आध की बात अलग है, वो तो हमेशा हर कहीं कुछ ना कुछ अलग होते ही, आउटलायर्स कहते हैं उनको। बट यूजुअली जैन समाज के लोग जो है डिफेंस सर्विसेज को नहीं चूज करते हैं, और वो सही भी है, क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज है कि व्हाई शुड वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेंस या वायलेंट एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट करना है। तो आप एक चीज समझ रहे हो, देखिए हमारे देश में ये एक रिलीजन है जैनिज्म, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही नॉन वायलेंट होते हैं, तो उनको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि भाई आप जाके डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करो या मारपीट वाले सर्विसेज को जो है एंडोर्स करो। मेनी पीपल हेट डिफेंस सर्विसेज एज वेल, दे डू नॉट हेट द कंट्री, इस चीज को समझिएगा, बट दे हेट डिफेंस सर्विसेज बिकॉज इट इज ए वेरी वायलेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। तो वो उनकी मर्जी है, मतलब वो हमारे देश अगेंस्ट में कुछ वो नहीं करते हैं, डंडा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, लेकिन उनको डिफेंस सर्विसेज पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग की इच्छा नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता उनको। तो द थिंग इज कि ऐसे माहौल में जब हमारा देश एक प्योरली हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ पीपल है, उसमें अलग अलग भाषा के, अलग अलग मत के, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, तो उनके ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, या ऐसा करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, कॉन्शियस ऑब्जेक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा था, लेट मी शेयर विथ यू। कॉन्शियस ऑब्जेक्शन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्स्क्रिप्शन या वो करना है। कॉन्शियस ऑब्जेक्शन में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो कॉन्स्क्रिप्शन की बात हो गई, ये देखिए कॉन्शियस ऑब्जेक्शन सीओ कहते हैं। A conscientious objector is an individual who has claimed the right to refuse to perform military service on the grounds of freedom of thought, conscience, disability, and or religion. In general, conscientious objector status is only considered in the context of military conscription and is not applicable to volunteer military services. लेकिन, और ये चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्शियस ऑब्जेक्शन पता है इसलिए भी मिल सकता है कि आपका, जैसे सपोज पहले कोई पर्सन एक तरीके से था, लेकिन बाद में उसके मन में, मत में चेंज हो गया। जैसे हमारे देश में हम सम्राट अशोक के लिए भी ये कहते हैं कि पहले वो बहुत वायलेंट हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है एम्ब्रेस किया था, और वो जो है प्योरली वेरी रिलीजियस एंड वेरी वेरी नॉन वायलेंट हो गए थे। बहुत सारे लोग हैं जो पहले नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे, उसके बाद उन्होंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेरियन खाना खाते थे, उसका नॉन वेजिटेरियन खाना पे भी चले गए। तो आपके मन में भी और आपके आइडियाज में भी चेंजेस आते रहते हैं, ये चीज भी समझ में आनी चाहिए, और आती भी है, ठीक है ना। आज आप जिस तरीके से सोचते हैं शायद आज से 10 साल पहले नहीं सोचते थे, और आगे के 10 साल में भी शायद नहीं सोचेंगे, कुछ चेंजेस आते हैं। तो सपोज आप डिफेंस सर्विसेज में है या आप किसी भी मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन में है, लेकिन आपका ऐसा मन हुआ कि आपका मन उचट गया इन सब चीजों से, तो भी आपके पास राइट होना चाहिए कि आपको मिलिट्री सर्विस करने के लिए कोई बाध्य नहीं करे। बट
many a times this is not accepted. हमारे देश में तो है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, पर बहुत सारे देशों में जहाँ पे कि है तो वहाँ पे अगर कॉन्शियस ऑब्जेक्शन का वो नहीं मिले, राइट नहीं मिले, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देखिए ये एआई कहता है सीओ के बारे में, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कॉन्शियस ऑब्जेक्शन के बारे में। The legal code of the country does not contain provisions for recognition of conscientious objection. A person is refused to register. बहुत बार ऐसा होता है ना, हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मोबाइल चोरी हो गया, तो बोलते हैं मोबाइल चोरी हो गया, ये नहीं लिख सकते, आप लिखो मोबाइल गुम गया। क्यों? क्योंकि चोरी हो गया तो फिर केस बनता है। इसी तरीके से बहुत बार रजिस्टर नहीं करती एआई, है ना, एआई कह रहा हूँ, सीओ को जो है रजिस्टर नहीं करती उनकी कंट्री में, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सम बट नॉट ऑल ग्राउंड। जैसे आपने ग्राउंड देखे ना, कोई भी ग्राउंड हो सकता है, लेकिन आपने बोला कि नहीं सिर्फ ग्राउंड पे हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी थॉट और कॉन्शियंस पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर अ पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू क्लेम आफ्टर ज्वाइनिंग आर्म्ड सर्विसेज। ऐसा भी होता है ना, कभी कभार आपने आर्म्ड सर्विसेज ज्वाइन करी, फिर आपका मन उचट गया, अगर आपका मन उचट गया तो आप छोड़ के आना चाहते हो, लेकिन आपको छोड़ने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कभी भी किसी के पास भी ऐसा है कि नहीं अब मेरा मन नहीं करता या मैं नहीं चाहता इस तरीके की सर्विसेज सर्व करना, तो मेरे पास छोड़ के आने का अधिकार होना चाहिए। फिर ही और शी इज इम्प्रिजन्ड एंड डिनाइड एक्सेस टू नॉलेज। कभी कभार ये भी होता है कि उनको बंद कर देते हैं, है ना, और उनको उनके राइट्स के बारे में बताते भी नहीं, तो ये चीजें भी जो है कॉन्स्क्रिप्शन के खिलाफ होती है। देयर इज नो राइट टू सर्विस आउटसाइड द वॉर मशीन। कभी कभार ये भी होता है कि ऑल्टरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब कभी कभार बोलते हैं कि नहीं भैया मिलिट्री सर्विस में ही करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि मिलिट्री सर्विस में नहीं करना चाहते तो चलो किसी ऑल्टरनेट सोशल सर्विस कर दो, तो उससे पूरी कर देते हैं। लेकिन कभी कभार बोलते हैं कि नहीं मिलिट्री सर्विस नहीं करना पड़ेगा, दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। फिर द प्रोलॉन्ग्ड लेंथ ऑफ अल्टरनेटिव सर्विस, कभी कभार कि यहाँ पे तो 5 साल के लिए या 6 महीने के लिए रखा गया, तो वहाँ पे 25 साल के लिए रहो या 2 साल के लिए रहो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन, तो वो भी जो है कभी कभार वायलेशन माना जाता है। एंड समवन नॉट विलिंग टू स्टेट हर और हिज रीजन बट एक्चुअली इट्स अ सीओ। कभी कभार ये भी होता है, और इस चीज को भी समझिएगा कि बहुत बार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ या वो अपना रीजन स्टेट नहीं करना चाहता है, तो ऐसे केसेस को भी जो है कंसीडर करना चाहिए कॉन्शियस ऑब्जेक्शन। तो ये कुछ देशों की प्रॉब्लम है, बट वहां पे भी इन केसेस को लेके या इन चीजों को लेके ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। अल्टीमेटली एक चीज समझिएगा, जबरदस्ती कोई भी चीज किसी से करवाएंगे तो वो एक वायलेशन तो है ना। अगर वो अपने मन से करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 लोग किसी चीज को मन से करना चाहते हैं अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेंट है ना। लेकिन अगर कंसेंट नहीं है और आप जबरदस्ती उससे कोई भी चीज करवा रहे हो तो दैट बिकम्स अ वायलेशन। ये कोर आइडिया है, इस चीज को हमेशा समझिएगा। इसके बाद वाला टॉपिक आज मैं नहीं लूंगा, टेररिज्म वर्सेस फ्रीडम फाइटर्स। दिस इज द टॉपिक विच वी विल बी टेकिंग टुमारो।